नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का डमरू क्लासेस में। आज हम देखेंगे अपने विज्ञान की 1000 प्रश्नों की सीरीज में भाग 2। इसमें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 50 से 100 तक। 50 प्रश्नों का संग्रह है ये। हम इसमें के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं डमरू बजा के। हमारा आज का पहला प्रश्न और इस श्रृंखला का 51वां प्रश्न है कि किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। आपको बता दें विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने अथवा घटाने के लिए इसके इकाई द्रव्यमान द्वारा ली गई अथवा निकाली गई ऊष्मा को ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने अथवा घटाने के लिए इसके इकाई द्रव्यमान द्वारा ली गई अथवा निकाली गई ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4179.6 जूल किलोग्राम पर केल्विन। 4179.6 जूल किलोग्राम पर केल्विन ये होती है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शुद्ध पदार्थ में जब हम कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो उसका गलनांक कम हो जाता है, घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर। ये प्रश्न है कि ऊंचाई पे जाने पर चावल को या हमें खाना बनाने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जितनी ही ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर कम होता जाएगा और प्रेशर कम होने की वजह से आपके जल का बाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा और आपके भोजन को आवश्यक ऊष्मा नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ऊंचाई पे जाने पे खाना बनाने में तकलीफ़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक के पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना मिलती है। ऊष्मागतिकी के 3 नियम हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। आपको तीनों नियम जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। उसको बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना हो जाता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इसके लिए आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। आप किसी भी टेम्परेचर को आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। ये फार्मूला है। यहाँ से आप किसी भी टेम्परेचर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ C सेल्सियस के लिए है, F फ़ारेनहाइट के लिए है, R र्यूमर के लिए है और K केल्विन के लिए है। आपको फिर से फार्मूला दोहरा देता हूँ। C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा पर
निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा की बात हम ऊपर कर चुके हैं। चलिए, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 डिग्री केल्विन के बराबर है? तो सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 डिग्री केल्विन के बराबर 300 केल्विन के बराबर है? इसको आप ऊपर मैंने अभी फॉर्मूला बताया, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। CY5 इज इक्वल टू केल्विन करना है हमें, तो 300 केल्विन, तो 300 माइनस 273, मैंने ऊपर वाले फार्मूले में इस वैल्यू को रखा, और बटे 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, 300 में 273 जाएगा, तो 27 अपना आंसर आ जाएगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी टेम्परेचर को दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंगदैर्ध्य विकिरण को ब्लैक बॉडी अवशोषित कर सकता है। शीत ऋतु के दिनों में हमें मौसम किस प्रकार होने से ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो शीत ऋतु के दिनों में जब मौसम साफ होगा तब आपको ठंड ज़्यादा महसूस होगी। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ये होता है वाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण क्रिया द्वारा जल ठंडा रहता है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो ये होती है गाल्टन। गाल्टन ने पराश्रव्य तरंगों को सीटी बजा के सबसे पहले खोजा था। ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति क्या है? आवृत्ति है अ नंबर ऑफ साइकिल इन पर यूनिट टाइम, मतलब एक इकाई समय में कुल साइकिल्स की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई का उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों से। पराश्रव्य तरंगों क्या है? अल्ट्रासाउंड वेव्स। पराश्रव्य जो कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगे हों उन्हें कहते हैं पराश्रव्य तरंगे, या इसे हम कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा की तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा से होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे पे। ध्वनि की गति लोहे में अधिकतम होगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। चलिए आपको बता देता हूँ, यहाँ विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति हमेशा पूछी जाती है। तो 343 मीटर पर सेकंड होती है एयर में, 1481 मीटर पर सेकंड होती है वाटर में, और 5120 मीटर पर सेकंड होती है लोहे में। फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। 343 मीटर पर सेकंड होती है एयर में, 1481 मीटर पर सेकंड होती है वाटर में, और 5120 मीटर पर सेकंड होती है लोहे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ये होता है तारत्व। तारत्व के कारण ध्वनि पतली और मोटी होती है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज़ की उड़ान के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश में ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो यह है ध्रुवण। ध्रुवण प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया कि ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव मानव कान में रहता है। चलिए, एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी रखना चाहिए? तो ये होता है 56 फीट।
स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन। स्टेथोस्कोप होता है, आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो जिससे डॉक्टर आपके दिल की धड़कन सुनता है उसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। कि यदि पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। आपको थोड़ा सा डॉपलर प्रभाव एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। कि जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता मतलब किसी साउंड के सोर्स और सुनने वाले के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की सुनाई देती है आवृत्ति जो वो या तो कम होती है या मूल आवृत्ति से ज़्यादा होती है, और इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंगों का उपयोग रात्रि के अंधेरे में देखने के लिए किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक वेग के हवा से उड़ रहा है। ध्वनि का वेग 332 मीटर है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर पर सेकेंड। इस छोटे से न्यूमेरिकल का सलूशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका सलूशन आपसे नहीं बन रहा है तो हमें कमेंट करें, मैं इसका सलूशन आपको करवा के नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस ध्वनि, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या है? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी क्या होती है कि इसमें अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है और शरीर के अंदर के अंगों का परीक्षण किया जाता है, या तो फिर गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाता है इससे, और देखा जाता है कि उनकी संतान सुरक्षित और स्वस्थ है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों को संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो उसको हम सोनार कहते हैं। सोनार क्या है? सोनार एक तरह का डिवाइस होता है जिससे पानी के अंदर की चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। सोनार का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये है सोनार का फुल फॉर्म, और इसके खोजकर्ता का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग हैं। अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें दो तरह की तरंगें होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं अगला वीडियो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए लेके आ जाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाय, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हाइगेंसबर्ग द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण के द्वारा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों में विवर्तन होता है? तो ये थे ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम ये दिखाया था। कौन सी घटना प्रकाश में ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 1 सेकंड का समय। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 1 सेकंड का समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है?
वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणे 10 की घात 8, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ये होती है प्रकाश की गति वायु में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य में कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये होता है किरीट, या जिसको कोरोना कहते हैं। सामान्य कोरोना मत समझ लीजिएगा आप।